स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करते हैं सूनी सी सांझ एक। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा आगे द्वारा रचित यह दीप अकेला, और उससे पहले के लेक्चर में हमने उनकी कई कविताएं की, और आज हम करेंगे उनकी कविता सूनी सी सांझ एक। तो आइए जानते हैं इस कविता का थोड़ा सा परिचय कि इसमें उन्होंने क्या बताया है। यह कविता अगय की एक प्रसिद्ध कविता है। इसमें उन्होंने बताया है कि कवि एक सूनी सांझ के एकांत में जो सुख का अनुभव होता है, कवि को लगता है कि सूनी सी सांझ जहाँ आनंद देती है, वहाँ रात्रि की जो भीड़ भाड़ है उसका स्वरूप भी उन्होंने बताया है कि सांझ के एकांत में जो सुख का अनुभव होता है और उससे हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है, उसके बारे में कवि ने अपनी इस कविता में जिक्र किया है। तो आइए हम अपनी कविता को शुरू करते हैं। सूनी सी सांझ एक। सूनी सी सांझ एक, दबे पांव मेरे कमरे में आई थी, मुझको भी वहाँ देख थोड़ा सकुचाई थी। तभी मेरे मन में यह बात आई थी कि ठीक है, यह अच्छी है, उदास है पर सच्ची है। इसी की सांवली छाँव में कुछ देर रहूँगा और इसी की सांस की लहर पर बहूँगा। तो कवि बता रहा है कि दबे पांव आना यानी चुपचाप आने के लिए कह रहा है, सांवली यानी श्यामल के लिए कहा गया है, नीरव यानी चुप। तो सबसे पहले आप प्रसंग है वो लिखोगे कि प्रस्तुत अवतरण हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित कविता सूनी सी सांझ एक से ली गई है। इसके रचयिता प्रयोगवादी कवि अगय जी, और आप अगय का पूरा नाम भी लिख सकते हो और अगय भी लिख सकते हो। और इस कविता में कवि अपनी मस्ती में प्रकृति को देखता है, उसके पल पल जो परिवर्तित रूप होते हैं उसका आनंद भी उठाता है, और लोगों की जो बढ़ती हुई उपेक्षाएं हैं उसको भी वो समझता है। आज लोगों का प्रकृति के प्रति झुकाव बहुत कम रह गया है। तो व्याख्या में आप लिखोगे कि सूनी सी सांझ एक, कि कवि को क्या लगता है कि सांझ जो है दबे पांव मेरे कमरे में आई थी, कि सांझ पहले सांझ के समय बहुत चहल पहल होती है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या है अपना रूप बदल भी लेती है। तो कवि को क्या लगता है कि कवि सांझ में अकेला बैठा है और उसे लगता है कि सांझ दबे पांव उसके कमरे में आ गई है, यानी उसने दबे पांव उसके कमरे में कदम रखा है। मुझको भी वहाँ देख थोड़ा सा कुचाई थी। कवि कहते हैं कि प्रकृति भी मनुष्य से अपरिचित सी होने लगती है, इसलिए कवि को वहाँ देखकर थोड़ा वो घबरा भी जाती है और शायद वापस चली जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी मेरे मन में यह बात आई थी कि ठीक है, यह अच्छी है। कवि कहते हैं कि तभी मुझे एक बात ध्यान आई कि जो शाम आई है वो अच्छी है, उदास है पर सच्ची है। यानी वो भले ही उदास है लेकिन फिर भी उसमें मुझे सच्चाई नज़र आती है, इसलिए मैं उसकी छाँव तले रहना चाहता हूँ। इसी की सांवली छाँव में कुछ देर रहूँगा, क्योंकि कवि को लगता है कि वो अच्छी भी है, लेकिन उसे कुछ लगता है कि वो बेचैन है, लेकिन वो सच्ची है। उसकी सांस के साथ अपनी सांस की लय बनाना भी चाहता है कवि, इसीलिए तो उसने कहा भी है कि वो सच्ची भी है और उदास भी। और दबे पांव कवि के कमरे में वो चली आई है।
इसी की सांस की लहर पर बहूंगा, चुपचाप इसी के नीरव तलवों की लाल छाप देखना, कुछ नहीं कहूँगा। यानी कवि क्या कह रहा है कि मैं और कुछ भी न करके चुपचाप क्या करूँगा, उसके पैरों की जो महावर है उसे देखता रहूँगा। इसे तो कुछ नहीं कहूँगा, पर फिर भी इसका आनंद मैं क्या उठाता ही रहूँगा। तो विशेष में आप लिखोगे कि कवि ने, आज्ञा जी ने क्या बताया है कि प्रकृति और मनुष्य है उसके बीच जो मतभेद है उसको दिखाया गया है, क्योंकि मनुष्य यांत्रिक हो चुका है और वह प्रकृति से कोई संबंध भी नहीं रखना चाहता। प्रसाद गुण व्याप्त है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि सुनी सी सांझ एक, उसमें सांझ को मानवीकरण रूप में दिखाया गया है। आत्मकथात्मक शैली और मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। तत्सम, तद्भव और शब्दावली का प्रयोग भी हुआ है। आगे, पर उस सलोनी के पीछे पीछे घुस आई बिजली की बत्तियां, बेहया धड़ धड़ गाड़ियों की, मानुषों की खड़ी खड़ी बोलियां। सलोनी यानी बहुत सुंदर, बेहया बेशरम के लिए कहा गया है, मानुष मनुष्य के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले वही प्रसंग लिखेंगे हम कि ये पंक्तियां प्रयोगवादी कवि आगे द्वारा रचित हैं, और यहाँ कवि हमें बताना चाहते हैं कि आधुनिकता के कारण जो प्रकृति से मनुष्य का संबंध है वो कितना टूटता जा रहा है। कवि के कब्रे में व्याख्या में आप लिखोगे कि कवि के सांझ के पीछे पीछे, पहले कवि उस कमरे में बैठा और सांझ आई, और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, उसके पीछे पीछे बहुत कुछ घुसता चला आया। घुस आई बिजली की बत्तियां, यानी जैसे शाम होती है तो बिजली की चकाचौंध भी आ जाती है, क्योंकि अंधेरे को नष्ट करने के लिए। और बेहया धड़ धड़ गाड़ियों की, और गाड़ियों के शोर शराबे वो भी मनुष्य का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लग जाते हैं। मानुषों की खड़ी खड़ी बोलियां, और लोगों के जो आपसी वार्तालाप हैं उसका ध्यान भी शाम से हटाकर अपनी ओर उन्होंने लगाने का प्रयत्न किया है। वह रुकी तो नहीं, आई तो आ गई, पर साथ साथ मुरझा गई। उसको पहले ही मध्यम अरुणाली पर घुटन की एक स्याही छा गई, सोचा था कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं कहा। मध्यम होता है मंद गति, अरुणाली यानी लालिमा, संकल्प यानी निश्चय। तो कवि यहाँ क्या कह रहे हैं कि मनुष्य की विभिन्न प्रकार के जो वार्तालाप थे वो भी उस सांझ के साथ अंदर आ गए, और इतना सब होने पर भी बेचारी जो शाम है उसने क्या अनुभव करती है वो, कि अब उसकी ओर ध्यान देने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए उसकी अरुणाली और भी मध्यम हो जाती हैं, और कवि अब कहता है कि उसने निश्चय किया है कि मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। इसलिए अपने निश्चय पर अब भी अटल है, और कवि आगे सोचता भी है कि कुछ ना कहने पर भी मेरी शाम के साथ जो रहने का संकल्प है उसका क्या होगा, वह तो खत्म हो गया। और कवि उसे कुछ भी नहीं कह सका, क्योंकि जैसे जैसे शाम आती है चारों तरफ लाइटें छा जाती हैं, मनुष्यों की वार्तालाप के स्वर गूंजते हैं, और ये सारी सुनी सी सांझ उसमें और भी ज़्यादा विघ्न डालती है। पर मेरे उस भाव का संकल्प का, पर मेरे उस भाव का संकल्प का बस इतना ही रहा, यह नहीं वह न कहना था,
जो कि उसको उदास पर सच्ची लुनाई में बहना था, जो अपने ही अपने न रहने को तदगत को सहना था, जो अपने ही अपने न रहने को तदगत को सहना था, यह तो बस रूंध कर चुप रहना था, यो न जाने कब कहाँ वह सांझ। तो कवि इन पंक्तियों में क्या बता रहे हैं? पर मेरे उस भाव का संकल्प का बस इतना ही रहा, यानी कवि उसे कुछ भी नहीं कहता है कि अंदर वो क्या क्या लेके आई, कुछ नहीं कहता। कवि कहता है कि मेरा जो उस शाम के साथ एकांत में समय व्यतीत करने का जो मन था, उसका क्या, वो तो अधूरा ही रह गया। हम स्वयं भी क्या करते हैं, अपनी प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। यदि हमें अवसर भी मिले तो हम उसका उचित प्रयोग भी नहीं करते। यह नहीं वह न कहता था, जो कि उसको उदास पर सच्ची लुनाई में बहना था। लुनाई यानी सौंदर्यता। कवि यहाँ क्या कह रहे हैं कि उस शाम की लालिमा को शीघ्र ही कालिमा में वो परिवर्तित हो जाती है और कवि कुछ भी नहीं कह सकता, वो सिर्फ उसे चुपचाप ही देखता रहता है। किस प्रकार सांझ अपने इस अपमान पर चुप रहकर क्या करती है, सिर्फ वो आंसू ही बहाती है। धीरे से चुपके से बिना किसी को कोई खबर दिए चुपचाप वो चली भी जाती है। कवि को फिर ऐसे सूने और खाली रहने को छोड़कर वो क्या करती है, चली जाती है। जो अपने ही अपने न रहने को तदगत को सहना था, तदगत तत्स्वरूप, यह तो बस रुक कर चुप रहना था, यानी अपने आप को रोक कर सिर्फ चुप रहने वाली बात थी। यो न जाने कब कहाँ वह सांझ, और कवि कहता है कि कब जाने वह सूनी सी सांझ थी वो, और मेरे लिए यह सूने न रहने की, रीते न रहने की, बाज अनुकंपा समाज की कितनी बोझल हो गई। कवि कहता है कि सांझ के चले जाने पर कवि अकेला हो जाता है और फिर से वही समाज की जो परिस्थितियां हैं वो सहने के लिए, अपने मन को बोझिल मान्यताओं को मानने के लिए फिर से वो विवश हो जाता है। रीते न रहने की, रीता होता है खाली, यानी उसके मन में जो भाव है वो फिर से खाली रह जाते हैं, और समाज की जो परिस्थितियां हैं, मान्यताएं हैं, उनको मानने के लिए वो फिर से एक बार विवश हो जाता है। आज यदि कोई प्रकृति का साथ विशेष में हम लिखेंगे कि लोग इसे अवसर नहीं देते कि प्रकृति का साथ हमें चाहे कितना भी कैसा भी हो, तो उस पर यहाँ पर व्यंग्य किया गया है। भाषा कैसी है, सहज सरल भी है, तत्सम तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, आत्मकथात्मक शैली और मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे इतना ही। हमने कविता पढ़ी सुनी सी सांझ एक। धन्यवाद।